व्हाट इज साइकोलॉजी? और व्हाट इज साइकोलॉजी जानने से पहले हमें जानना होगा ये साइकोलॉजी वर्ड आता कहां से। मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, ये इसका एक वर्ड याद रख लो। हमने ये पढ़ लिया कि भाई उसके जो 3 की प्रिंसिपल्स थे, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, ये क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। माइंड क्या चीज है हम नहीं बता सकते, बट धीरे धीरे भाई न्यूरो साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि भाई हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिका, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वन शॉट सीरीज, जहां पर हम सारे ही चैप्टर्स को वन शॉट मतलब एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। भाई देखो, द मेन पर्पस ऑफ दिस वन शॉट सीरीज इज कि आपको सारे ही चैप्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, आपको पता चल जाए कि भाई ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं, कौन कौन सी कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन के आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी है, कैसे आपको क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। तो ये सारी ही चीजें इस वन शॉट सीरीज में क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो भी चीजें आपकी एनसीईआरटी में बताई गई हैं, सारे ही टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। यहाँ पर हमने सारे ही टॉपिक्स को डाला हुआ है आपकी पीपीटीज के अंदर। यहाँ मैं आपको सारी ही चीजें बताऊंगी, बस बात यह है कि इसको हम वन गो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी। अब व्हाट इज साइकोलॉजी सबसे पहला चैप्टर क्यों है? क्योंकि भाई देखो, अभी तक आपके पास क्लास 10 तक ये सब्जेक्ट था नहीं, है ना। आपको अचानक से ये सब्जेक्ट मिला है, सडनली आपने ये आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना, चूज किया है ये सब्जेक्ट। अब आपको पता करना पड़ेगा, जब भी कोई भी चीज आप पढ़ने जाते हो या फिर कोई भी चीज करने जाते हो, तो उसका बेसिक आइडिया लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चैप्टर आपको उसी के बारे में बताएगा कि आखिर यार बेसिक आइडिया होता क्या है साइकोलॉजी का, ये साइकोलॉजी होता क्या है ना, क्या चीजें यहाँ पर आती हैं, मेन कीवर्ड्स क्या है, मेन कोर प्रिंसिपल्स क्या है साइकोलॉजी के, क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं, माइंड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन आप सोशल साइंसेस की तरह पढ़ सकते हो या नेचुरल साइंसेस की तरह पढ़ सकते हो। तो ये सारी ही चीजें हम आज जानेंगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जहां पर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। जो सबसे मेन चीज है आपके पूरे चैप्टर की, वो है यहाँ की फॉर्मल डेफिनेशन। भैया साइकोलॉजी आखिर होता क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी? और व्हाट इज साइकोलॉजी जानने से पहले हमें जानना होगा ये साइकोलॉजी वर्ड आता कहां से है। साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब होता है सोल और माइंड, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस। मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है या फिर ऐसी स्टडी है जो आपके माइंड को और सोल को स्टडी करती है। दैट्स इट, साइके प्लस लोगोस याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तो स्टार करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फॉर्मल डेफिनेशन। भाई साइकोलॉजी होता क्या है मैम, ये हमेशा आपको डेफिनेशन याद रखनी है। एनसीईआरटी के अंदर आपको बताया गया है, फॉर्मली डिफाइन किया गया है साइकोलॉजी को, एक ऐसी साइंस जो कि आपके मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्या करती है साइकोलॉजी? एक ऐसी साइंस है जो आपके मेंटल प्रोसेसेस मतलब आपका कॉग्निशन, आपके एक्सपीरियंसेस जो भी आप फील करते हो, आपके बिहेवियर्स मतलब आपके रिएक्शंस, आपके रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। यही होती है साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चलो साइकोलॉजी जो होता है आपके बायोलॉजिकल, सोशल साइंसेस के मेथड्स को यूज करता है डेटा कलेक्शन के लिए। जो भी रिसर्चेस होती हैं जहां पर डेटा कलेक्ट करने की नीड होती है, तो ये दोनों ही मेथड्स को यूज करता है। दूसरी चीज आपकी क्या होती है कि भैया साइकोलॉजी जो होता है इसको आप 4 लेवल्स पर स्टडी कर सकते हो, इंडिविजुअली, डायडिकली मतलब 2 पर्सन, है ना, इसके बाद ग्रुप में भी कर सकते हो, एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी आप क्या कर सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये है आपके बेसिक आइडियाज जहां पर आपको समझना चाहिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका ये वर्ड का ओरिजिन कहां से आया, 1 मार्कर आता है, कई बार आ चुका है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। देखो यार, कोई भी वर्ड है, आपके नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो जो चीज पढ़ रहे हो उसका मतलब भी पता होना चाहिए, उसको डिफाइन करना भी आना चाहिए, है ना। तो हमेशा ही ये चीज याद रखनी है। ठीक, चलो अब भैया हमें पता चल गया कि साइकोलॉजी एक साइंस होती है जो कि मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस को क्या करती है, स्टडी करती है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैम मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है ये तो बताओ। चलो, मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं ये, इसका एक वर्ड याद रख लो, कॉग्निशन। कॉग्निशन है ना, इसका टेक्निकल वर्ड है कॉग्निशन। कॉग्निटिव एक्टिविटीज कौन सी होती हैं आपकी, कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है प्रोसेस ऑफ नोइंग, आपकी कोई भी थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, परसीविंग, फीलिंग, ये सारी ही एक्टिविटीज क्या हैं, मेंटल प्रोसेसेस के अंदर फॉल करती हैं। कुछ भी करोगे ये सारी क्या है, मेंटल प्रोसेसेस होती हैं। कॉग्निशन वर्ड आपको याद रखना है। सेकेंड चीज क्या होती है, ये कहां पर रिफ्लेक्ट करती है, जो भी आपकी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं ये आपकी ब्रेन एक्टिविटीज पर क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और पता चलती है हमें कि माइंड और ब्रेन जो होता है ये सेपरेट एंटिटीज होती हैं। माइंड क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ब्रेन क्या होता है, एक फिजिकल ऑर्गन है। दोनों ही ओवरलैप करती हैं बट हमेशा क्या होती हैं, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अगर आप सो भी रहे हो, इवन इफ यू आर अस्लीप, फिर भी आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, चलती रहती है। किसी ने आके डोर नॉक किया, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे बट आपको पता चलेगा, आपका फोन रिंग हुआ अचानक से, सो रहे थे बट पता चलेगा, है ना। साइलेंट पे तो नहीं पता पड़ेगा ऑब्वियसली, बट रिंग करेगा तो पता पड़ेगा, है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है, एक्सपीरियंसेस आता है। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। मैम सब्जेक्टिव क्या होता है, ये चीज हमेशा सबको बड़ा परेशान करती है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप देखो, सब्जेक्टिव क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है जहां पर टू और मोर या फिर हर पर्सन के जो आंसर्स हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है, हर पर्सन का आंसर जहां पर वेरी करता है वो होता है सब्जेक्टिव। एक वर्ड में इसको याद करेंगे, वेरी। ठीक है, मतलब डिफरेंट होता है, हर इंसान का आंसर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंसानों का आंसर या फिर कंक्लूजन क्या रहेगा, सेम रहेगा एक चीज पर। सब्जेक्टिव में मान लो आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। आपके क्वेश्चंस हो गए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर आप अपनी मर्जी से, एसेज हो गए आपके, है ना, अपनी मर्जी से वर्ड्स यूज करते हो, सबके अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ अलग होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा, है ना। यहां ऑब्जेक्टिव में क्या हो गए, आपके एमसीक्यू हो गए। भैया चाहे कितने भी लोग आंसर करेंगे, है ना, व्हाट इज साइकोलॉजी, है ना, या फिर आपका मैं बोलूंगी ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये कौन से, कहां से इसका ओरिजिन हुआ है, तो ग्रीक। चाहे मैं लैटिन डाल दूं, यहां पर इंडियन डाल दूं, संस्कृत डाल दूं, बट हमेशा जितने भी बच्चे आंसर इसका करेंगे वहां पर सेम आंसर ही आएगा, क्या होगा, ग्रीक, है ना। ग्रीक ही आपका सेम आंसर होगा, चाहे कितने भी इंसान 10, 20,000 लाख पीपल चाहे इसका, इस एमसीक्यू का आंसर करें, हमेशा आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों का आंसर क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, सेम आता है। और जहां पर चीजें वेरी करती हैं वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। ये कहां पर एम्बेडेड होते हैं, स्टोर होते हैं, कहां पर होते हैं स्टोर्ड, हमारी कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड होते हैं, जिन चीजों से हम अवेयर होते हैं। ठीक है, इसका की पॉइंट देख लो कि जो आपका एक्सपीरियंसिंग पर्सन होता है सिर्फ वही अपने एक्सपीरियंसेस से अवेयर हो सकता है। बस आपको यहां तक ही आपको समझना है कि एक्सपीरियंसेस कहां स्टोर होते हैं, अवेयरनेस में स्टोर होते हैं, ये आखिर होता क्या है, ये ऐसे सब्जेक्टिव होते हैं और सिर्फ एक्सपीरियंसिंग पर्सन ही इसको समझ सकता है कि भाई मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं या कर रही हूं। दैट्स इट। ठीक है, चलो।
इसके बाद एक मेन चीज और आती है एक्सपीरियंसेस में कि भैया आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लो कि मैं अभी दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, ठीक है, अचानक से कोई भी मेरे को एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाने लग जाए या मेरे घर में बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हो जाए, बट मैं उसको इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं सैड थी। इंटरनल कंडीशन कैसी है मेरी, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, सैड हूँ, है ना भाई। एग्जाम में किसी एग्जाम में फेल हो गई, अब चाहे घर में कितना भी बड़ा फंक्शन हो जाए मैं तो दुखी ही रहूंगी। मैं तो, मुझसे कोई पूछेगा आके कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी लगी पार्टी, कैसा लगा फंक्शन, तो मैं तो यही बोलूंगी कि यार ठीक था, है ना, मेरा एक्सपीरियंसेस इतना अच्छा नहीं था उसका। क्यों? क्योंकि मेरी इंटरनल कंडीशन उस टाइम बहुत ही ज्यादा सैड थी। एक्सटर्नल कंडीशन, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अब आपको बहुत अच्छी जगह से आप एकदम रेडी होके एकदम अच्छे से, है ना, बाहर घूमने निकले, अब इतनी गर्मी थी कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, गर्मी वाला। बहुत अच्छी चीजें थी, आपने ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनी थी, सब कुछ अच्छा था, बट सबसे ज्यादा खराब क्या हुआ कि बाहर की एक्सटर्नल कंडीशंस जो थी वो अप्लाई हो गई, उन्होंने आपके एक्सपीरियंसेस को खराब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं ये आपके एक्सपीरियंसेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है बिहेवियर क्या होता है। मैम 3 चीजें पढ़ी थी साइकोलॉजी की डेफिनेशन में, मेंटल प्रोसेसेस पता चल गया, कॉग्निशन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ब्रेन एक्टिविटीज के लेवल पर ये होता है। ठीक है, सारी चीजें हमने कवर कर ली। एक्सपीरियंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़नी है, बिहेवियर, लास्ट कीवर्ड हमारी डेफिनेशन का, साइकोलॉजी डेफिनेशन का। ठीक है, ये क्या होता है, जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, किसके लिए, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है मैम, कोई भी ऐसी चीज जो आपके रिएक्शन को ट्रिगर करती है वो होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या करती है, रिएक्शन आपका ट्रिगर करती है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, आपका रिएक्शन ट्रिगर कर दिया, बस सामने से ये लाइट ब्लिंक कर रही है, मेरी आंखों पर पड़ेगी, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, क्या है, रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है। ठीक है भाई, ये जो होते हैं यही होते हैं आपके बिहेवियर, रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, बिहेवियर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोवर्ट, एक होता है ओवर्ट। ओवर्ट क्या होते हैं, ओवर ऑब्जर्वेबल, जिनको आप देख सकते हो, अभी मैं क्या रिएक्ट कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, चीजें कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, हैप्पी हूँ, सैड हूँ, क्या है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ऑब्जर्वेबल है, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोवर्ट क्या होते हैं, इंटरनल, जैसे कि आपका क्या, मसल ट्विच होना, है ना, आप चेस प्ले कर रहे हो या फिर अभी आप हारने वाले हो, है ना, तो आपकी मसल्स ट्विच होने लगेंगी, आप अंदर फील कर सकते हो, हार्ट रेट आपका तेज हो गया, है ना, आप डर रहे हो, चीजें आपकी एकदम से, आप नर्वस हो रहे हो, वो चीजें आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, आपका बिहेवियर है वो इंटरनल है, कोवर्ट है ना, सामने वाला नहीं फील कर सकता उसको, सामने वाला नहीं ऑब्जर्व कर सकता उसको, ये क्या है, ये आपका कोवर्ट बिहेवियर है। ठीक है, तो यहां पर एक एक वर्ड में इनको याद कर लेते हैं कि बिहेवियर क्या होते हैं हमारे, रिस्पॉन्सेज होते हैं, है ना, या रिएक्शंस होते हैं। हमारी एक्सपीरियंसेस क्या होती है, फीलिंग होती है, जो हम फील कर रहे हैं, है ना, फील तो हम इनसाइड करते हैं ना, इंटरनली फील करते हैं चीजों को। मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, कॉग्निशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन के कीवर्ड्स। अब यहां से कॉमन क्वेश्चन अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई व्हाट इज बिहेवियर, और एग्जाम्पल दे दो कोवर्ट ओवर्ट बिहेवियर का, है ना, मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है या फिर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, हार्डली 2 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले आप बताओगे बिहेवियर क्या होता है, रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस होते हैं, है ना, अपनी डेफिनेशन पार्ट यहां पर क्लियर कर दी, 1 मार्क मिल गया आपको। ठीक है, जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर बताया आपको उस तरीके से आपने आंसर कर दिया। अब आप बताओगे कोवर्ट क्या होता है, कोवर्ट होते हैं तुम्हारे इंटरनल बिहेवियर्स, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते। ओवर्ट क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख दोगे,
कि भाई व्यूज ब्लिंकिंग है ना, ये कोवर्ट ओवर्ट हो गया। चेस प्लेयर के हैंड मसल ट्विच हो रहे हैं, ये कोवर्ट हो गया। ठीक है, या फिर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं आप उनका भी यूज कर सकते हो, बट आंसर फ्रेमिंग आपको इसी टाइप से करनी है जैसे मैंने आपको बताई। फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क कट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। इसके बाद आपके आते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या होता है। हमने ये पढ़ लिया वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ, हमने ये पढ़ लिया साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया कि भाई उसके जो 3 की प्रिंसिपल्स थे, मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, ये क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। इसकी 2 पैरेलल स्ट्रीम्स होती हैं। साइकोलॉजी को आप एज अ नेचुरल साइंस भी स्टडी कर सकते हो, साइकोलॉजी को आप एज अ सोशल साइंस भी स्टडी करते हो। कैसे? नेचुरल साइंस इसलिए स्टडी करते हो क्योंकि यहां पर उसी तरीके की रिएक्शंस, उसी तरीके से रिसर्चेस की जाती हैं जैसे आपके नेचुरल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में की जाती हैं। एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल नाम का मॉडल होता है, उसी का यूज करके यहां पर आप क्या करते हो, रिसर्चेस करते हो, थ्योरीज को प्रूव करते हो साइकोलॉजी में भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है सोशल साइंस। कैसे? क्योंकि आपका इंटरेक्शन किससे होता है, आपकी सोसाइटी से। एक इंडिविजुअल का किससे होता है, सोसाइटी से रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपका पर्सन एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब आप स्टडी करते हो किसी भी चीज को, तो वहां पर क्या बन जाता है, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस बन जाता है ना। आप सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हो ह्यूमन बिहेवियर को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सोशल साइंस बन जाएगा। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस बन जाएगा डिसिप्लिन में। और अगर आप साइकोलॉजी को नेचुरल साइंसेस की तरह पढ़ोगे, उन मॉडल्स को अप्लाई करके पढ़ोगे, तो वो क्या बन जाएगा, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस बन जाएगा। तो 2 तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो मेन पॉइंट होता है कि ये होता है कि यहां पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का यूज करके आप प्रेडिक्शन करते हो, कंट्रोल करते हो, है ना। नेचुरल साइंसेस के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल का यूज करके क्या करते हो, किसी भी थ्योरी को प्रपोज करते हो। ये होती है इसकी पूरी प्रोसेस। ठीक है, यहां पर आप क्या करते हो, फिजिक्स की तरह अप्रोचेस लगाते हो, केमिस्ट्री की तरह अप्रोचेस लगाते हो और थ्योरीज को क्या करते हो, प्रूफ करते हो। ठीक है, नेचुरल साइंसेस की बात हो गई यहां तक। सोशल साइंस में क्या करते हो आप, बिहेवियर को सोसाइटी एंड कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो कि भाई एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोसाइटी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे घुलता मिलता है, कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम कहां पर एक्सप्लेन करते हैं, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस पे, है ना। जो भी सोसाइटी की बातें, कल्चर की बातें हैं, इस तरीके से इंसान कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में पढ़ते हैं। स्टडीज ह्यूमन एज सोशल बींग्स, ये बोलता है, सोशल साइंसेस बोलता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हैं, सोशल बींग्स हैं। एंड इज रियलिटी भी है। ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, सोशल बींग्स होते हैं। सोसाइटी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हु आर शेप्ड बाय एंड क्रिएट देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है कि जो ह्यूमन बींग होता है, जो ह्यूमन बींग होता है, ये क्या करता है, ये अपनी सोसाइटी को क्रिएट भी करता है और उसके बाद उसी से इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग ही अपनी सोसाइटी को क्रिएट करता है और इसके बाद इसी से ये खुद इन्फ्लुएंस भी होता है। तो ये कहां पर हम स्टडी करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस के अंदर। और साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस ये भी बोलता है कि ह्यूमन जो है एक सोशल बीइंग है। बस ये आपको यहां पर पढ़ना है। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। दैट्स इट। उसके बाद हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे एक और चीज। इसका आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्टोरी ऑफ रंजीता एंड शबनम। रंजीता और शबनम की स्टोरी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि भैया देखो किस तरीके से जो इंसान है वो कैसे अपने सोसाइटी के अंदर कैसे बिहेव करता है ना। एग्रीकल्चरल सोसाइटी का बच्चा अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना। अर्बन सोसाइटी का बच्चा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कौन कितना हेल्पफुल होता है, कौन कितना किसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं।
ठीक है, इसको स्टोरी ऑफ रंजीता एंड शबनम आपका होमवर्क है, इसको जरूर एक बार रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा आता है कि साइकोलॉजी जो होती है भाई, ये जर्नली इसको कैटेगराइज किया जाता है सोशल साइंस की तरह, है ना। अभी भी आप क्या पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज के अंदर पढ़ रहे हो, है ना। तो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि इसको सोशल साइंस के अंदर ज्यादातर कैटेगराइज किया जाता है। बट इसको क्या किया जाता है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज में भी बहुत सारी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बीएससी भी है। वैसे तो बीए इन साइकोलॉजी बोलते हैं, मास्टर्स इन साइकोलॉजी बोलते हैं, बट कई सारी आपके साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर भी आपके कोर्सेज हैं, बीएससी इन साइकोलॉजी, एमएससी इन साइकोलॉजी, है ना, इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसको फैकल्टी ऑफ साइंसेज की तरह भी है, क्योंकि ये नेचुरल साइंसेज, है ना, साइकोलॉजी को हम एज अ नेचुरल साइंस भी स्टडी करते हैं। अब ये जो दो डिसिप्लिन्स थे, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, बोरो करते हैं साइकोलॉजी को, न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये भी भाई अब नया चीजें इमर्ज हो रही है, न्यूरो साइंस और आपके कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी के अंदर। तो ये भी आपके दो डिसिप्लिन जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। बट आपको यहाँ तक ही चीजों को रिमेंबर रखना है, ये जो है, ठीक है, ये आपको टेबल्स याद रखनी है, एंड दैट्स इट। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, ये जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। जैसा कि हमने मेंटल प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा था कि जो माइंड और बिहेवियर होते हैं, ये ओवरलैपिंग होते हैं, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। ऐसा पहले माना जाता था कि जो माइंड होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट धीरे धीरे स्टडीज हुई, प्रूव किया गया कि जो माइंड है एक सेपरेट एंटिटी है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और आपका ब्रेन जो है एक फिजिकल ऑर्गन है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है भाई। यहां पर यही चीज बताई गई है कि भाई बहुत बड़ा टाबू था साइकोलॉजी के अंदर कि भाई माइंड को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लोकेशन टर्म्स नहीं बता सकते कि माइंड आखिर होता क्या है, माइंड क्या चीज है, हम नहीं बता सकते। बट धीरे धीरे भाई न्यूरो साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि भाई स्पेरी और फिजिसिस्ट आए पेनरोज की तरह, इन्होंने बोला कि माइंड इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेन, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। माइंड, ये बात सच है कि माइंड जो है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं, ये भी प्रूफ कर दिया गया। अब जैसे कि कुछ केसेस आपके बताए गए हैं, एक केस आपका बताया गया है कि जिन पेशेंट्स के ऑसेप्टेबल लोज निकाल दिए गए थे, वो फिर भी विजुअल क्यूज से क्या कर रहे थे, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो माइंड है वो एक ब्रेन टिश्यू से कई ज्यादा बढ़के है, ठीक है। दूसरा था आपका एक एथलीट है जिसका क्या हो गया था भाई, उसने अपनी आर्म लूज कर दी थी, ठीक है, बट स्टिल वो अपनी कॉफी को फैंटम आर्म से क्या कर पा रहा था, फील कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई आपका माइंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इन सारे केसेस में आपको बताया गया है कि भाई क्या होता है, माइंड जो है एग्जिस्ट करता है, चाहे उनका ऑसेप्टेबल लोब निकाल दिया जाए, चाहे उनको फैंटम आर्म लगा दी जाए, है ना, या फिर आपको ब्रेन इंजरी हो जाए, फिर भी आपका माइंड जो है वो काम करता रहता है। इन्हीं सारे केसेस से प्रूव होता है कि भैया माइंड जो है एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपका क्या आता है, एक न्यूरो साइंटिस्ट, अफेक्टिव न्यूरो साइंस में ये बताया गया है कि भाई रियल माइंड बिहेवियर रिलेशनशिप कैसा होता है। ऑर्निश की स्टडीज में बताया गया है कि जो पेशेंट्स विजुअलाइज करते हैं ब्लड फ्लो को थ्रू देयर ब्लॉक्ड आर्टरीज, ऐसे कुछ पेशेंट्स के ऊपर ऑर्निश ने स्टडी की थी जिनकी आर्टरीज जो थी वो ब्लॉक हो गई थी, जिनका ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंटल इमेजरी से ही उन चीजों को क्या कर दिया, अपने फोबियाज को दूर कर दिया, उन इरेशनल फियर्स को दूर कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करके, विजुअलाइजेशन करके कि हाँ मेरे बॉडी में ब्लड जो है वो ठीक से फ्लो हो रहा है। तो माइंड इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आपकी बॉडी में इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ब्लॉक्ड आर्टरीज तक को ठीक कर सकता है। तो ये होती है माइंड की पावर। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचा करो, अपने दिमाग को ठीक रखा करो। दिमाग क्या है? माइंड, है ना। अपने माइंड को ठीक रखा करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया करो, पॉजिटिव थिंकिंग करा करो। ये सब क्यों बोला जाता है? जब कोई इंसान बीमार होता है तो उससे बोला जाता है कि भाई आप इतना सोचो मत, अच्छा सोचा करो। ये सारी चीजें कहाँ है? यहाँ, ठीक है। जितना अच्छा आप विजुअलाइज करोगे, जितनी अच्छी थिंकिंग आपकी होगी, बॉडी आपकी उतनी ही हेल्दी रहती है, ठीक है। अब इसी से एक नया फील्ड इमर्ज हुआ जो कि है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब ये क्या होता है मैम? साइको
न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइकिक मीन्स आपका साइकोलॉजी यानी जो माइंड को स्टडी करता है। न्यूरो मतलब आपका जो ब्रेन को स्टडी करता है, और इम्यूनोलॉजी मतलब आपका इम्यून सिस्टम। तो ये जो साइके न्यूरोइम्यूनोलॉजी थी, ये इन तीनों को स्टडी कर रही थी, है ना। माइंड प्लस ब्रेन प्लस इम्यून सिस्टम को स्टडी करने वाली आपके फील्ड को क्या बोलते हैं? साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बोलते हैं। जो कि क्या पढ़ता है? जो कि आपकी माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को एक साथ स्टडी करता है कि भाई माइंड का जो है आपके कितना इफेक्ट होता है आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके माइंड का कितना इफेक्ट है आपके इम्यून सिस्टम पे। ये सारी चीजें कहाँ पर पढ़ी जाती हैं? साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी में पढ़ी जाती है। इन्होंने बताया कि भाई जो रोल ऑफ माइंड है ये बहुत ज्यादा होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। जितनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जितनी आपकी अच्छी थिंकिंग आप करोगे, जितना अच्छा आपका माइंड होगा, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि भैया बहुत अच्छा सोचा करो, अच्छे से चीजें किया करो। तो यहां तक हमने जो है स्टडी किया अपना माइंड एंड बिहेवियर क्या होता है। इसके बाद हमारा आता है पॉपुलर नोशंस। कुछ मिथ्स थी साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? तो एस्ट्रोलॉजर जैसे होते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आपके माइंड को रीड करके बता सकते हैं क्या होने वाला है। ऐसा है, बहुत सारे मिथ्स, है ना। तो ये पॉपुलर नोशंस इन साइकोलॉजी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मिथ्स क्या क्या हैं और क्या क्या आपकी रिसर्चेस ने गलत प्रूफ कर दिए हैं। जो मिथ्स थी उनको गलत प्रूफ कर दिया गया है। देखो, Everyone acts like an everyday psychologist forming a common sense theories, है ना। सभी क्या करते हैं? अपना कॉमन सेंस बताते रहते हैं कि भाई देखो, अगर कोई लड़की है ना तो वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगी, है ना। अगर भीड़ ज्यादा है तो इंसान होपलेस हो जाएगा। ये सारे कुछ क्या है? कॉमन सेंस। सब लोग अपना अपना कॉमन सेंस बताते रहते हैं कि देखो मैंने ऐसे तो बोला था ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पहले देखो क्या बोला जाता था, ये कॉमन सेंस इन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं, साइकोलॉजी का सिंबल ये आप सभी को याद रखना है। ये थोड़ा सा मैंने, साइकोलॉजी का सिंबल होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब साइकोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं इज नॉट इज इक्वल्स टू कॉमन सेंस। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टडीज जो होती है कॉमन सेंस से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहां पर रिसर्चेस भी होती है, राइट। तो ये बताता है, जो भी कॉमन सेंस आपका हिंट साइड पर बेस्ड था, है ना, एक्सप्लेन करता है कि भाई आफ्टर द बिहेवियर अकर सो इट एक्सप्लेन्स बोथ आउटकम्स ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। हिंट साइड पर बेस्ड जितने भी आपके कॉमन सेंसेस थे, साइकोलॉजिकल स्टडीज उनको गलत प्रूफ करती हैं रिसर्चेस के बाद। ठीक है, तो यहां पर आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, जैसे ड्वेक की स्टडी है 1975 में, इसको जरूर आप लोग एक बार रीड कर लेना, जहां पर उन्होंने बताया है कि भाई जो कॉमन सेंस होता है उसको गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ कॉमन सेंसेस मिथ्स आते हैं। मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन विमेन, ये भी आपके गलत प्रूफ हो गई। पीपल कांट परफॉर्म देयर बेस्ट इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंसेस, ये भी आपकी गलत प्रूफ हो गई। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन सेंसिकल स्टडीज थी जो आपकी गलत प्रूफ हुई हैं आफ्टर रिसर्चेस, जो कि प्रूफ करता है कि साइकोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस पर बेस्ड नहीं होता, मिथ्स पर बेस्ड नहीं होता, हिंट साइड पर बेस्ड नहीं होता। तो बस पॉपुलर नोशंस में आपका यही बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीज आपकी ड्वेक की स्टडी है, इसको आपको जरूर रीड करना है। ड्वेक की स्टडी को आप जरूर रीड करोगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक छोटी सी स्टडी बताई गई है, छोटी सी स्टोरी बताई गई है, इसको आप जरूर रीड करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को स्किप कर दोगे या रीड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी अपने आप से, सेल्फ स्टडी इज अ बेस्ट थिंग जो कि आप कर सकते हो अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। जो चीजें आपको, बहुत सारे बच्चे मुझसे फिर बाद में पूछते हैं कि मैम हमें ना बता दीजिए कि हमें कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आते, हम चाहे पूरा रीड कर लें
जब आपकी क्लास लेते हैं तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, बट थोड़ी देर बाद मैं क्या करता हूँ, वो चीज भूल जाता हूँ। क्यों है ये ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि आप सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप सोचते हो कि टीचर ने जो पढ़ा दिया उसके बाद मेरे को किताब बंद करके रख देनी चाहिए, उसके बाद मेरे को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो मुझे याद रहेगा। साइकोलॉजी आपने अभी ऑप्ट किया है, बाकी सारी सब्जेक्ट्स चाहे आपके सोशल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी चीज आपके पास है, आपके पास वो ऑलरेडी था, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। बट यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये क्या होते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं कि बेटा इसको जरूर रीड कर लेना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसको एक बार रीड करो, जो भी उन्होंने आपको पढ़ाया है आप इसको एक बार समझो और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीजों को एक्सप्लेन करो। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी पहले आपको खुद को समझना है। जब आपको ये सब्जेक्ट समझ में तभी आ सकता है जब आप खुद को समझने का ट्राई करोगे, चीजों को रिलेट करके पढ़ने का ट्राई करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, साइकोलॉजी में एस कर सकते हो। अभी आपके पास पूरी क्लास 11th है, उसके बाद आप क्लास 12th में आओगे। अगर आपका बेस, ये फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड नहीं होता तो क्या होगा, आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपको हैं, एक तो पहले आपको रिवाइज कर लेनी है सारी चीजें जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। रिवीजन के बाद आप क्या करोगे, जो भी छोटे छोटे बॉक्सेस आपकी दिए गए हैं, है ना, या फिर आपकी जितनी भी स्टडीज दी गई हैं, है ना, या फिर जितने भी आपकी स्टोरीज दी गई हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, रीड जरूर करोगे। अगर आपने ये सारी चीजें रीड कर ली, उसके बाद तो आपको पता ही है, आपको मैंने कीवर्ड्स बता ही दिए हैं, आपने सुन लिया है, फिर क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर बार बार चीजों को रिपीट करना या फिर बोलना या फिर बताना, तो यही चीजें होती हैं जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, मेन रोल प्ले करती हैं। कि सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जब तक आप नहीं लोगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार मैम ने बोला कि यार ये वाली स्टडी खुद करके आ जाना, क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट क्लियरली। इतनी देर में मैं आपको बता भी सकती थी कि भैया ड्वेक ने ये स्टडी की थी और ये सारे एग्जाम्पल्स उसने दिए थे, इस तरीके से स्टडी की थी, बट आई वॉन्ट यू टू डू सम होमवर्क। वाई? क्योंकि इससे आपको ही एक बेनिफिट होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रिसर्चेज होती हैं, क्या होता है। जब तक आप खुद से रीड चीजों को नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझोगे। होता है ना कि जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं बीतती तब तक तुम्हें समझ में नहीं आती वो सिचुएशन, वैसे ही आप जब तक खुद से रीड नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं समझोगे, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, चलो ये मैंने आपको कॉमन बिलीफ्स बता दिए कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि किस तरीके से भाई बताए जाते हैं कि जो आदमी है वो औरतों से ज़्यादा क्या होते हैं भाई, होशियार होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन एम्पिरिकल स्टडीज ने बोला कि यहाँ पर कोई भी जेंडर डिफरेंस नहीं होता इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट चीज बताई गई कि भाई जो है ज्यादा ऑडियंस होगी तो इंसान ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट ये भी चीज स्टडी करने के बाद गलत प्रूफ हुई कि अगर आपके पास इनफ प्रैक्टिस है, अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो अपनी चीजों को लेके, अपने बोलने को लेके ना, जो भी स्पीच आप दे रहे हो, तो आप इवन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। आप घबराओगे क्यों? अगर आपके पास इनफ प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो यही चीजें आपकी बताई गई। और साइकोलॉजी इज नॉट इज इक्वल्स टू आपके एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक्स या फिर पाम रीडिंग, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या है, एक सिस्टमेटिकली ट्रस्ट प्रपोजिशंस है जो कि डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं, डेटा के ऊपर बिलीव करते हैं, ना कि एस्ट्रोलॉजर या फिर पाम रीडिंग की तरह आपके हाथों पर, आपकी किस्मत पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको आई होप सभी कुछ समझ में आया होगा। So after this we have the most important part of this chapter, and that is evolution of psychology. ठीक है, ये हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 स्टार लगाने हो लगा लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे चैप्टर का। एक तो डेफिनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद आपके ये की प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे, देन इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये बहुत ही ध्यान से सभी को सुनना है। इसका निमोनिक ये है कि आपको इस तरीके से इसको सारे स्कूल्स को याद कर लेना है जितने भी आपके ये बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके मैंने आपको ये भी बता दिया एक एक वर्ड की, स्ट्रक्चरलिज्म आया, उसके बाद फंक्शनलिज्म आया, उसके बाद जेस्टल्ट आया, बिहेवियरिज्म आया, साइको एनालिसिस आया, देन ह्यूमनिज्म आया एंड देन कॉग्निटिव आया। तो इस तरीके से आपके ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड, कि भाई स्ट्रक्चर क्या था माइंड का, व्हाट इज माइंड। ये सारी चीजें आपके किसने स्टडी करना स्टार्ट की, जिसका आपको देखो स्कूल ऑफ थॉट कोई भी पढ़ोगे वहां पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि भाई नाम क्या है, स्कूल क्या है आपका सबसे पहले, ठीक है, फाउंडर कौन सा है उसका, ईयर आपको याद करनी है कर लो, बट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। 1875 में लिप्जिग जर्मनी के अंदर आपका फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो था वो ओपन किया था, किसने, आपके विलियम वुंड ने, ठीक है। विलियम वुंड ने आपका फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो था वो लिप्जिग जर्मनी के अंदर 1879 में आपका क्या किया था, फाउंड किया था। तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। सेकेंड चीज आपकी जो बताई जाती है दैट इज के कोर आइडिया क्या था, इस स्कूल का कोर आइडिया आखिर क्या था। एक तो फाउंडर याद रखना है, दूसरा कोर आइडिया याद रखना है कि ये स्टडी करता है स्ट्रक्चर, है ना, आपके माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी करता है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज आपका इसमें कौन से मेथड्स को यूज किया गया था, कौन कौन से मेथड्स आए थे, तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन आया था, जहां पर जो इंसान होता है वो अपने मेंटल प्रोसेस को खुद ही एक्सप्लेन करता है, खुद ही डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेथड का यूज किया जाता था। तो आपको ये 3-4 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है एंड देन आपका स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट आता है स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि विलियम वुंड ने दिया था, ठीक है। 1879 के अंदर इन्होंने ही फर्स्ट लैब, है ना, साइकोलॉजी का जो फर्स्ट लैब था लिप्जिग जर्मनी के अंदर एस्टैब्लिश किया था। दूसरी चीज उन्होंने आपका स्टडी करने पर फोकस किया था, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है ये फोकस करनी चाहिए किस पे, व्हाट इज माइंड, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर फोकस करना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड पर फोकस करना चाहिए। और इन्होंने एक मेथड का यूज किया था दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। दैट्स इट, आपको बस इतना ही यहाँ पर याद रखना है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वंस ओन मेंटल प्रोसेसेस, कि उसके मेंटल प्रोसेसेस क्या चल रही है, थिंकिंग क्या है, परसीविंग क्या है ना, क्या वो जानता है, तो ये सारी चीजें उसको खुद ही डिस्क्राइब करनी होती थी, अपने जो भी वो रिसर्चर था उसको बतानी होती थी, साइकोलॉजिस्ट को बतानी होती थी। बट ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज्ड हुआ कि ये बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक है ना, आप दूसरों के थ्रू वेरीफाई नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, तो इसको क्या कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। सेकंड आपके पास आता है फंक्शनलिज्म, ठीक है। फर्स्ट स्कूल हमारा स्ट्रक्चरलिज्म था, सेकंड स्कूल हमारा आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो आपके फंक्शनलिस्ट थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो बोलते हैं, ये कहते हैं कि भैया देखो हम तो पढ़ेंगे स्टडी द व्हाट माइंड डज, हमें मतलब नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड से। विलियम जेम्स बोलते हैं कि भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड क्या है, हमेशा साइकोलॉजी को स्टडी किस पर करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए कि माइंड आखिर करता क्या है, ना कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड पे, ना कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। आप ये फोकस करो ना कि क्या करता है माइंड, करता क्या है आखिर, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो विलियम जेम्स आपके यही बोलते हैं कि भाई हाउ बिहेवियर हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, देयर कॉन्शियसनेस, देयर ऑनगोइंग स्ट्रीम्स, इससे माइंड किस तरीके से आपका काम करता है। तो यहाँ पर फोकस कहाँ था कि माइंड कैसे काम करता है। दूसरी चीज आपके यहाँ पर कुछ मेथड्स आए, जॉन ड्यू के एक्सटेंडेड, जॉन ड्यू ने इसको एक्सटेंड किया और इन्होंने बोला कि ह्यूमन फंक्शंस जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं बाय अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट। जिस तरीके से अपना ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से एनवायरनमेंट से अडेप्ट करता रहता है, वैसे ही वो क्या करता है, उसके ह्यूमन फंक्शंस उसी तरीके से होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज यही थी कि फंक्शनलिज्म जो था आपका विलियम जेम्स ने दिया था और ये स्टडी करता है आपका क्या, आपके व्हाट माइंड फंक्शंस, है ना, कि क्या जो माइंड है वो करता क्या है। तीसरा स्कूल आपका आता है जेस्टल्ट साइकोलॉजी, जो कि आपके मैक्स और अदर्स ने दिया था, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में जर्मनी में दिया गया था, ठीक है। ये पढ़ता है होल इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। यहां पर आपका बताया गया है जो भी हम परसीव करते हैं वो हमेशा सम ऑफ पार्ट से ज्यादा होता है। जिस भी चीज को हम परसीव करते हैं हम एज अ होल परसीव करते हैं। मान लो कि भैया हमारे पास ये एक ट्री है, अब आप इसको एज अ होल ही परसीव करोगे ना,
ऐसे तो परसीव नहीं करोगे कि भाई मैम ये इसका ट्रंक है, मैम ये इसकी रूट्स है, मैम ये इसकी लीव्स है, मैम इधर इसकी ब्रांचेस हैं, है ना। इस तरीके से तो नहीं करोगे, पार्ट्स में तो नहीं करोगे ना, बल्कि आपका जो एक पूरा ट्री होता है ये सम ऑफ पार्ट्स ही होता है, इसके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आप फिर भी इसको कैसे परसीव करते हो, होल एज अ ट्री। तो इन्होंने यही बोला कि जो भी हमारा परसेप्शन होता है वो एज अ होल होता है, और होल जो होता है वो हमेशा सम ऑफ पार्ट से ज्यादा ही होता है। यहाँ पर ये मेन बात बोली गई, ठीक है। तो जेस्टर्ट साइकोलॉजी यही है, और जेस्टर्ट साइकोलॉजी जो है वो आपके किसके बारे में है, आपके परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि बोला जाता है कि हॉलिस्टिक होते हैं, ठीक है, हॉलिस्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आप इसका एग्जाम्पल भी ये देख सकते हो कि जिस तरीके से आपकी एक जो रील वाली मूवी होती थी, है ना, जहां पर आपके ऐसे ऐसे चित्र, अगर आपने कभी देखा हो पुराने टाइम पे जिस तरीके से मूवीज बनाई जाती थी, है ना, मूवीज ऐसे ऐसे एक पूरी रील होती थी, उसमें पूरे ऐसे फिल्म होती थी वो, है ना, जिसको बोला जाता था, है ना। तो वहां पर आपकी चलाई जाती थी थिएटर्स में, वो क्या होते थे, स्टिल पिक्चर्स होती थी, बट फिर भी हमें क्या लगता था कि वो मोशन में चल रही है ना। अब तो खैर रिकॉर्ड होती है पूरी मूवी, है ना, बनाई जाती है, बट पहले क्या होता था, एक पिक्चर्स में वो चीजें होती थी, और फिर भी हमें क्या लगता था कि ये चीजें मोशन कर रही हैं। तो ये क्या है, आपका पूरा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है, जो कि हॉलिस्टिक होता है। या फिर आप यहाँ पर ये ट्री वाला एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आपका किसने दिया है, जॉन बी वॉटसन ने दिया है। हमेशा ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्कूल किसने दिया है, कोर आइडिया क्या है इसका, और इसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज किया गया है। भले से आपको ये ईयर प्लेस याद रहे ना रहे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारी चीजें हैं। ईयर प्लेस आपका सिर्फ एक चीज में इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी में आपका फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो था वो विलियम वुड ने फाउंड किया था, दैट्स इट, ठीक है। चलो इसके बाद बिहेवियरिज्म में जॉन वी वॉटसन बोलते हैं कि भाई देखो, ना तो मेरे को माइंड कॉन्शियसनेस से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक है, बहुत ही ज्यादा वेरीफाइबल है, ठीक है। मैं तो सिर्फ फोकस किस पर करना चाहता हूं, जो डेटा जो है वेरीफाई किया जाता है, ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, मैं उस डेटा पर रिलाई करना चाहता हूं। और वो डेटा कौन सा होता है, बिहेवियर होता है वो डेटा, क्योंकि बिहेवियर को आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि मैं सिर्फ मेजरेबल डेटा पर बिहेव करूंगा, जो कि है बिहेवियर, बस उसी पर रिलाई करूंगा मैं। तो जॉन बी वॉटसन के लिए आइडिया यही था कि जो साइकोलॉजी है उसको किस पर फोकस करना चाहिए, आपके बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए, ठीक। ये इवन पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। लेटर इन्होंने क्या किया, बीएफ स्किनर की जो आपके कुछ ऐसे मेथड्स थे, स्टडीज थी, जो अभी आप आगे पढ़ोगे भी, इन सारी चीजों से यहाँ पर ये मेथड्स यूज किए गए थे, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे। इसके बाद हमारे बहुत 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 फेमस, मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट जो हैं सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सिगमंड फ्राइड आते हैं, और सिगमंड फ्राइड जो है ये हमें साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट देते हैं। देखो सिगमंड फ्राइड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है ना, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बात की है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई जो इंसान होता है ये अपने सेक्सुअल और एग्रेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा बात की है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स और एग्रेशन के ऊपर। तो ये सारी चीजों की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। तो भाई ये आप जो है सिगमंड फ्राइड अभी आप क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे, और उसके बाद भी आप जब जितने भी आगे तक जाओगे तो भाई पढ़ते जाओगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। बट यहाँ आपका सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताया गया है। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट जो था वो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने बात की है किसके बारे में, मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स। जो भाई बिहेवियर होता है वो क्या होता है, हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स और हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो भी हमारा अंदर अंदर बनता रहता है, मैनिफेस्टेशन होता है, वो ही हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। बिहेवियर क्या होता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर इन्होंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में 3 टाइप के लेवल्स की बात की थी। पहला होता है कॉन्शियस, जो कि आप जिन चीजों से आप अवेयर होते हो। दूसरा होता है प्री कॉन्शियस, जिन चीजों को अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये अच्छा मैंने 2 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, याद करोगे तो आ जाएगा। अनकॉन्शियस क्या होता है, जो डीपली कहीं पर दब गया हमारे माइंड में कि भाई मैंने
जब मैं 2 साल की थी तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी जिनकी वजह से मेरे अंदर इतने ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमाज आ गए, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको अब याद ही नहीं है। चाहे आप कितना भी याद करने की कोशिश करो, आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस में जा चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अनकॉन्शियस, और उन्होंने इसी के बारे में बात की है। जो अनकॉन्शियस होता है वही हमारे बिहेवियर को क्या करता है, आगे जाके इन्फ्लुएंस करता है। बस इन्होंने यही चीजें बोली है। इन्होंने एक मेथड का यूज किया, साइको एनालिसिस। ठीक है, आपके इन्होंने जो थी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई जो इंसान होते हैं भाई, यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स की इन्होंने बात की है ना, कि इन्होंने बोला कि भाई अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योर करने के लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, ठीक, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी थी, बट आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, तो साइको एनालिसिस में हमें यही पढ़ना है कि अनकॉन्शियस डिजायर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनकी वजह से ही जो हमारा बिहेवियर वो इन्फ्लुएंस होता है, और यही चीजें के बारे में बात की गई है सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उसमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट आपका कौन सा है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, कार्ल रोजर और हमारे अब्राहम मैस्लो जो है ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, फ्री विल है ना, हमारे पास फ्री विल होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारे पास एक ग्रोथ और फुलफिल करने की, अपने आप को फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने की क्या होती है, एक चाहत होती है हमेशा हर इंसान के अंदर। इन्होंने बोला कि भाई बिहेवियरिज्म और मैकेनिस्टिक जो है इसको क्रिटिक दिया ना, इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि हमें जो फोकस करना चाहिए वो इस पर करना चाहिए, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर करना चाहिए, हमारी फ्री विल के ऊपर करना चाहिए, पोटेंशियल के ऊपर करना चाहिए। यहाँ पर कुछ मेथड्स आते हैं आपके, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो कि रॉजर्स ने दी थी, उसके बाद मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मैस्लो ने दी थी, हायरार्किकल नीड्स जो आपकी एक पूरा ट्रायंगल होता है ना हायरार्किकल नीड्स का, वो भी अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेथड्स आते हैं। इसके बाद आपके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आता है, जो कि क्या करता है, जेस्टल्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट जो आपके आइडिया थे, स्ट्रक्चरलिज्म बिल्डिंग ब्लॉक्स और आपकी जेस्टल्ट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाला, इन दोनों का मिक्सचर बन के जो है वो है आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये स्टडी करता है आपकी कॉग्निशन को, मतलब आपके मेंटल प्रोसेसेस को, नोइंग, परसीविंग है ना, थिंकिंग, इन सारी चीजों को, प्लस मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी ही चीजों को क्या करता है, ये स्टडी करता है, हमारे बेसिकली कॉग्निशन को स्टडी करता है। और ये किसका ऐड है, किसका सम है, जेस्टल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज का सम है। यहाँ पर आपके माइंड को व्यू करा जाता है एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे कि आपका कंप्यूटर होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली चीज यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर जो ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड जो है वो किस तरीके से काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर होता है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा क्लास, वैसे तो पढ़ा ही होगा, तो वहां पर एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट। उसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो भी इसी तरीके से प्रोसेसेस को फॉलो करता है। यही बात आपके इस स्कूल ऑफ थॉट में, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट में बताई गई है, जो कि किसका सम है, आपके जेस्टल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज का सम है। ठीक है, सो ये तो हमारे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी के बाद आपके कॉग्निटिव अप्रोच में ही एक पार्ट ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां पर दो लोगों के व्यूज आते हैं, एक पियाजे का और एक दूसरा वाइगोत्स्काय का। पियाजे बोलते हैं आपके कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड्स, है ना, चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो विद टाइम अपने माइंड को क्या करते रहते हैं भाई, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एक्सप्लोरेशन के थ्रू, कि ये क्या है वो क्या है ना, एक्सप्लोर करते रहते हैं। उसी से उनका माइंड जो होता है धीरे धीरे क्या करता रहता है, कंस्ट्रक्ट होता रहता है एक्टिवली। दूसरी चीज आपके वाइगोत्स्काय बोलते हैं कि भाई माइंड क्या है, एक जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। माइंड क्या है, एक जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आपके सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन जो होता है एडल्ट और चिल्ड्रन के बीच में, उससे डेवलप होता है। मतलब मान लो एक बच्चा है और आप हो,
ठीक है, या फिर एडल्ट्स हैं आपके, उसके मम्मी पापा हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी के थ्रू वो क्या करता है, अपने माइंड को डेवलप करता है। और माइंड क्या होता है, एक कल्चरल कंस्ट्रक्शन होता है, कल्चर के थ्रू कंस्ट्रक्ट होने वाली चीज होती है। तो ये दो व्यूज बताए गए हैं आपके कहां पर, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। और ये क्या है, एक पार्ट है कॉग्निटिव अप्रोच का। ये जो हमने कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ा था ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब यहां पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो कौन कौन सी डेट्स हैं वो भी देख लेते हैं, जो कि एमसीक्यूज में आपकी कई बार पूछी जाती हैं, जो कि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया। 1879 में आपका फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिप्जिग जर्मनी के अंदर स्टैब्लिश किया गया था विल्हेम वुंड के द्वारा, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना ही है। इसके बाद आपके कुछ 1905 में विने साइमन डेवलप फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये याद रखना है। देन 1900 में फ्राइड ने क्या किया था, साइको एनालिसिस डेवलप किया था। 1924 में वॉटसन ने बिहेवियरिज्म पब्लिश किया था और 1953 में स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर दिया था। तो ये चीजें आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो कि आपके की डेट्स होती हैं और एमसीक्यूज में कई बार पूछ ली जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट लैब, भाई वर्ल्ड का फर्स्ट लैब कहां बना था, लिप्जिग जर्मनी में बना था। अब इंडिया के अंदर साइकोलॉजी कैसे आया, इंडिया में सबसे पहले जो साइकोलॉजी आया यार, इंडिया के अंदर ना फिलॉसफी बहुत ज्यादा फॉलो की जाती थी। इंडियन फिलॉसफी जो था वो सबसे ज्यादा रिच था। यहाँ पर बात की जाती थी कॉन्शियसनेस की, सेल्फ की, माइंड बॉडी रिलेशंस की, है ना। यहाँ पर इतना ज्यादा साइकोलॉजी का कोई क्रेज नहीं था, साइकोलॉजी इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ भाई, वेस्टर्नाइजेशन आया और साइकोलॉजी भी हमारे भारत के अंदर आ गई। भारत में कब आई साइकोलॉजी, सबसे ज्यादा 1915 में आई, ठीक है, जो कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो था और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सिलेबस कहां पर आया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ही इसको जगह दे दी गई 1915 में। बट 1916 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हो गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर, एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया। पहले तो फिलोसफी में ही इसने जगह ली थी 1915 में, बट फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कब एस्टैब्लिश हुआ कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, 1916 में। 1938 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी आ गया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, है ना। आपने सुना भी होगा साइकोलॉजी अलग होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी अलग होता है। तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट कब आया आपका, 1938 में आया। इसके बाद आपके डॉक्टर एन सेनगुप्ता जो थे वो किस में ट्रेंड थे, वुन के एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में ट्रेंड थे, ठीक है। इसके बाद आपके प्रोफेसर जी बोस जो थे वो ट्रेंड थे फ्राइडियन साइको एनालिसिस में। उसके बाद हमारे अर्ली सेंटर्स जो कहां पर खुले, मैसूर एंड पटना यूनिवर्सिटीज के अंदर साइकोलॉजी के अर्ली सेंटर्स खुले। देन आपके यूजीसी सपोर्ट करने लगे सेंटर्स को और वहां पर उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स ऐसे इमर्ज हो गए। तो इस तरीके से आपका जो था इंडिया के अंदर साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद आपके दुर्गानंद सिन्हा के 4 फेसेस में साइकोलॉजी क्या हुआ, द वर्ड साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री 1986 के अंदर, ये 4 फेसेस के अंदर साइकोलॉजी आया। फेस 1 था इंडिपेंडेंस तक, जहां पर आपका फोकस किया जाता था एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड फेस आता है टिल 1960, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी 1-4 मार्कर, तो इसको जरूर आप इस तरीके से ही याद कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सेकंड फेज तुम्हारा आता है 1960s तक, जहां पर आपके ब्रांचेस का, डिफरेंट ब्रांचेस का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। यहां पर तो आपके फोकस किए जा रहे थे एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर, यहां पर आपका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया डिफरेंट ब्रांचेस का। थर्ड फेज जो आया वो आया पोस्ट 1960s में, जहां पर आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्चेस पर फोकस किया जाता था। फोर्थ आपका पॉइंट आया जो कि था लेट 1970s के ऑनवर्ड्स, मतलब 1970s के बाद वाला जो फेज था आपका वो, जहां पर आपका फोकस किया जाता था कल्चरली और सोशली डेवलपिंग रिलेवेंट फ्रेमवर्क्स पर, है ना, जो कि इंडियन ट्रेडिशन और एंशिएंट टेक्स्ट पर बेसिस था, उसके डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया। कब, 1970s के बाद, ठीक है, लेट 1970s और उसके बाद वाले फेज में ये आपका यहां पर ये डेवलपमेंट चला एंशिएंट टेक्स्ट और इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, तो ये 4 फेसेस में था आपके इंडिपेंडेंस से लेके आपके 1970s के बाद वाला फेज तक। ठीक है, तो ये 4 फेसेस थे, इनको आपको एक बार बस रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद आपका आ जाता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। यहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि भाई साइकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, तो फटाफट से इनको फटाफट याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला ब्रांच जो होता है ये होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि फोकस करता है तुम्हारे कॉग्निशन पर, तुम्हारे मेंटल प्रोसेसेस पर। हमने बहुत बार पढ़ लिया मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, हमारी अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी ही जो होती हैं हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, और हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसी पर फोकस करता है। सेकेंड हमारा आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आपका जो होता है ये फोकस करता है हमारे बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम के रिलेशनशिप पर। ठीक है, कि भाई हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम है ना, जेनेटिक्स, इन सभी का किस तरीके से हमारे न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं किस तरीके से हमारे कोलैबोरेट करते हैं, है ना, ये हमारे क्या रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होगा उतना ही इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, है ना, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे उतना ही इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये उस पर फोकस करता है। देन आता है तुम्हारा न्यूरोसाइकोलॉजी, जो कि एक सब फील्ड है, जो कि क्या फोकस करता है, स्टडी करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में, मेंटल फंक्शंस के बारे में, है ना, ये सारे ही प्रोसेसेस के बारे में ये क्या करता है, फोकस करता है। इसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि फोकस करता है हमारी डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं लाइफ में, है ना। भाई पहले एक बच्चा बॉर्न होता है, फिर वो छोटा सा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो एडल्ट बनता है, उसके बाद वो क्या होता है, फिर ओल्ड एज में जाता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वहां पर हमारी क्या होती हैं, जो भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ये उस पर फोकस करता है। इसके बाद हमारी सोशल साइकोलॉजी जो होती है वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट पर फोकस करती है, कि किस तरीके से जो एक इंडिविजुअल होता है वो अफेक्ट होता है अपनी सोसाइटी से, सोशल इन्वायरमेंट से, है ना, उसके क्या एटीट्यूड्स होते हैं, कन्फर्मिटी होती है। सोशल साइकोलॉजी का एक चैप्टर भी है आपके इसमें चैप्टर नंबर आपका ये 6 एटीट्यूड्स, है ना, तो ये भी आपका फोकस करता है सोशल साइकोलॉजी पर। तो इसी तरीके से आपका सोशल जो साइकोलॉजी होती है ये फोकस करते हैं एटीट्यूड्स पर, कंफर्मिटी पर, ओबीडियंस पर, एग्रेशन पर, प्रीजुडिस पर, है ना, हेल्पिंग बिहेवियर पर, ये सारी चीजों पर फोकस किया जाता है कहाँ, सोशल साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद आपका आता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ये किस पर स्टडी करता है, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी जो है स्टडी करता है आपका रोल ऑफ कल्चर पर, कि भैया इंडियन कल्चर का आपका किस तरीके से रोल प्ले करता है, इंडियन कल्चर के लोग कैसे होते हैं, आपका कल्चर आपके बिहेवियर पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर, बिहेवियर पर किस तरीके से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करता है। बायोलॉजिकल पोटेंशियल प्लस प्रोडक्शन ऑफ कल्चर पर फोकस करता है कौन, क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो ये कुछ आपकी ब्रांचेस थी साइकोलॉजी की। इसके बाद आपकी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आती है, जो कि आपके फिजिकल फैक्टर्स पर फोकस करती है, कि आपके टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, आपके पोल्यूशन का, है ना, इन सारी ही चीजों का आपके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्थ साइकोलॉजी आती है। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करती है कि आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो आपके ट्रीटमेंट में और आपके प्रिवेंशन में कितना रोल प्ले करते हैं, इलनेस में कितना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी आती है, कि भाई ये किस पर फोकस करते हैं, आपके कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सारी ही चीजों पर फोकस करते हैं, कि भाई डिप्रेशन क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये जो आपकी क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं। इसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आती है, जो किस पर फोकस करते हैं, आपके वर्क प्लेस बिहेवियर पर, है ना, कि भाई अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सारे ही इंसानों का, जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स जितने भी हैं उनके, है ना, उनका सभी से सभी का अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उनके इमोशंस का ध्यान रखा जा रहा है, उनके साइके का ध्यान रखा जा रहा है ना, तो ये सारी ही चीजों पर फोकस करा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके हाउ पीपल लर्न, मतलब किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन मेथड्स देने हैं, आपका सिलेबस कैसे सेट करना है, जिस बच्चे का भाई किस तरीके से आपका
सिलेबस प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं चिल्ड्रन के लिए, है ना, स्पेशल नीड्स किस तरीके से रखनी है, तो ये सारी ही चीजें कहाँ पर फोकस करी जाती हैं, आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर फोकस की जाती है। इसके बाद आपका आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कैसे होता है, जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो आपकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती है और उनको मोटिवेशन देने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमेशा आपके, जैसे आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उनका भी कभी मोरल डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, वो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस करनी है, तो ये सारी चीजें किसका काम होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का काम होता है। और कुछ इमर्जिंग ब्रांचेस भी हैं हमारी, जैसे कि जहां पर साइकोलॉजी आने वाला है, आ रहा है, जैसे कि आपके एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फॉरेंसिक, रूरल, ये सारे इमर्जिंग फील्ड्स हैं, न्यू फील्ड्स हैं, ठीक है, जहां पर साइकोलॉजी जो है अब आ चुका है। इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौन सा, साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकाइट्रिस्ट वर्सेस काउंसलर। और बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मैम साइकाइट्रिस्ट क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, काउंसलर क्या होते हैं, तो ये बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चों का। आओ फटाफट से इसको समझ लेते हैं। पहला आपका आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जिनके पास साइकोलॉजी की एक डिग्री होती है, जिनके पास ट्रेनिंग होती है डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनको ट्रीट करने की इनके पास क्या होती है, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। साइकाइट्रिस्ट के पास एक मेडिकल डिग्री होती है, एमबीबीएस की डिग्री होती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजी के अंदर एक डिग्री होती है, ठीक है। इसके बाद आपके कौन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपके मेडिकल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं, साइकाइट्रिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक मेडिकल की डिग्री होती है, और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकते। सो सिर्फ जिसके पास मेडिकल की डिग्री है वही क्या कर सकता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरी चीज ये डील करते हैं, जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये कॉजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के साथ डील करते हैं, जितने भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह आपके जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं ये भी आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही डील करते हैं, बट इनके पास एक और चीज का एडवांटेज होता है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी आपकी दे सकते हैं। कौन, आपके साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं एवरीडे प्रॉब्लम से डील करने वाले, करियर काउंसलिंग करने वाले आपके, है ना, लेस सीरियस इश्यूज को आपके फोकस करने वाले, वर्क रिलेटेड चीजें, स्टूडेंट रिलेटेड चीजें, काउंसलिंग, है ना, फैमिली काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, ये कहां पर आती है, आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम है ये सारा, ठीक है। तो कौन मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, आपके सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं ये मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक मेडिकल डिग्री होती है। बाकी सारी चीजें आपके क्या होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी का सेम होता है साइकाइट्रिस्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है, जहां पर आपका एक फिगर 1.1 दिया गया है, एक व्हील की तरह, जहां पर आपके बताए गए हैं क्या क्या डिसिप्लिन साइकोलॉजी के और भी हैं, है ना। आपके साइकोलॉजी इन द सेंटर, स्पोक्स गोइंग आउट टू पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी हर जगह है ना। आपके चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपके क्या हो, लॉ क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे आपकी सोशियोलॉजी हो, चाहे फिलोसफी हो, ये सारी ही जगह पर क्या है, आपके साइकोलॉजी जो है एग्जिस्ट करती है। जैसे आपकी फिलोसफी, है ना, या आपकी मेडिसिन, आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस एंड सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लॉ क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, है ना, ये सारी ही जगहों पर क्या करती है, आपकी साइकोलॉजी जो है एग्जिस्ट करती है। अब साइकोलॉजी एज अ एवरीडे लाइफ आपको किस तरीके से मदद करता है, साइकोलॉजी एवरीडे लाइफ में आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनल लाइफ से, जितना भी आपका भाई क्या है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, या फिर आप साइकोलॉजी जानते हो, या फिर आप किसी काउंसलर के साथ या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ हेल्प में हो, है ना, या फिर किसी भी साइकोलॉजी रिलेटेड पर्सन के साथ, या फिर आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो, वो आपको पर्सनली बहुत हेल्प करती है, आपके फैमिली इश्यूज के साथ हेल्प करती है, आपकी कम्युनिटी के साथ आपको हेल्प करती है ना, नेशनल इंटरनेशनल आपकी चीजों को
इशू को सॉल्व करती है, जैसे पॉवर्टी हो गई, इंटरग्रुप वायलेंस हो गई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई। तो इन सभी जगहों पर क्या करती है आपकी साइकोलॉजी, आपको हेल्प करती है एवरीडे लाइफ में। इसके बाद आपका आता है हेल्प किस तरीके से डेवलप होती है। गुड स्टडी हैबिट्स, है ना, बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर अ पर्सनल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल मतलब आपकी खुद की, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रिड्यूसिंग एग्जाम स्ट्रेस, आपकी एग्जाम स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, आपकी ये सारी एवरीडे लाइफ में आपकी साइकोलॉजी जो है आपको हेल्प करती है। इसके बाद आपके कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। विद साइकोलॉजी की आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ आपका इंट्रोस्पेक्शन, आपका स्ट्रक्चरलिज्म, आपका फंक्शनलिज्म, आपका जेस्टाल्ट एंड आपका बिहेवियरिज्म, ये सारी ही की डेफिनेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साइकोएनालिसिस, कॉग्निशन, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉन्शियसनेस, जो कि हमने चैप्टर के अंदर हमें पढ़ा भी है, बट स्टिल अगर आप भूल जाते हो तो इसलिए मैंने आपके लिए एक रिविजन के लिए ये स्लाइड ऐड की है कि ये सारी ही डेफिनेशन आपके क्या है, वन लाइनर, वन मार्कर डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन के अंदर भी पूछ ली जाती है। फिर आप सोचते हो कि यार ये मैं बना के लिख देता हूं, बट अगर आप क्वेश्चन के आंसर को बना के लिखते हो, अपने वर्ड्स में ज्यादा लिखते हो, वहां पर कीवर्ड्स को ऐड नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। साइकोलॉजी में स्कोर करना बहुत आसान है, बट तभी आसान है जब आप कीवर्ड्स के साथ चीजों को लिखते हो, ठीक है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से आंसर को क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर वाइज फॉलो कर रहे हो, उसकी फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो, मैम आंसर कैसे राइट करें। हमेशा बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम आंसर फ्रेमिंग कैसे करें, हमें कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं बट फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, मैंने बोला भी था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में बार बार आता ही है। फाइनल एग्जामिनेशन में, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आपको ये क्वेश्चन हर बार मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाओगे कि किस तरीके से आपके एक एक करके स्कूल्स के बारे में लिखोगे। ठीक है, 6 मार्कर आ सकता है ये क्वेश्चन। पहले स्कूल के बारे में, जैसे मैंने आपको सारे स्कूल्स के बारे में बताया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप उसका कोर आइडिया लिखोगे, आप उसके किसने ये डेवलप किया है ना, आप कौन से ईयर में ये डेवलप हुआ है, ये किस पर फोकस करता है, यहाँ पर कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक एक करके आप सारे स्कूल्स के बारे में लिखोगे जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, एक एक स्कूल के बारे में आप लिखोगे, सारे ही इस तरीके से आपके आंसर फ्रेमिंग होंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपका ये क्वेश्चन पूछा है तो आपने ऐसे लिख दिया, नहीं, सारे ही क्वेश्चन के अंदर आपको उसका कोर आइडिया, उसको किसने डेवलप किया था, उसका फाउंडर कौन था, ईयर क्या थी, ठीक है, उसका कोर आइडिया क्या है और उसमें कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, ये 4 चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप ये 4 चीजें सारे स्कूल्स की लिख के आते हो तो आपके मार्क्स कंप्लीटली आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आपके आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम पॉपुलर नोशन, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में आपको इस तरीके से आंसर करना है। थोड़ी सी आप इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, मेन कीवर्ड्स ये होते हैं, इसके बाद आपको इनको एक्सप्लेन कर देना होता है 2 या 3 या 4 लाइंस में, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर आंसर। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। यहां पर आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन चेकलिस्ट है जो आपको रिवीजन करना ही करना है चीजों को। ठीक है, सबसे पहला आपको 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डेफिनेशन, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स को आपको रिवाइज करना है, जो आपकी की डेफिनेशन है उसको। ठीक है, इसके बाद आपके जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स है 7, वहां के फाउंडर, कोर आइडिया, ईयर सभी को याद करना है टाइमलाइन के साथ। उसके बाद आपके साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकाइट्रिस्ट वर्सेस काउंसलर की टेबल को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपने ये सभी याद कर लिया, आपके आंसर मतलब कहीं भी मार्क्स नहीं जा रहे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चेकलिस्ट है वो यही है, यहां से आपको सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। फिगर नंबर 1,
है ना, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। उसके बाद हमारे रिकॉल ड्वेक स्टडी की डिटेल, जो कि मैंने आपको होमवर्क में स्टडी करने के लिए दी है। इसके बाद आपके नो द दुर्गानंद सिन्हा के 4 फेसेस, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। एंड लिस्ट एटलीस्ट 8 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विद 1 लाइन फोकस ईच। बस ये सारे आपके लास्ट मिनट रिवीजन टेक्निक है, चेकलिस्ट है। इसको अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपके मार्क्स फर्स्ट चैप्टर से कहीं नहीं जाने। दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है चैप्टर नंबर 1 की, एंड दैट्स मोर देन इनफ। सो लेट्स कम टू द होमवर्क पार्ट। आज आपको बस यही करना है कि जो भी हमने चैप्टर में रिवाइज किया है, चैप्टर नंबर 1, इसको आपको क्या कर लेना है, जाके रिवाइज कर लेना है, इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिवीजन, दूसरा होता है शॉर्ट नोट्स। जितने बार आप अपनी मर्जी से अपनी राइटिंग में अपनी लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, उतना ही चीज आपको ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व कर लेना है। और थर्ड चीज जो होती है आपकी वो है, जो मैंने आपको चेकलिस्ट दी है वो पूरी लर्न कर लेनी है विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। सो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया, सारी चीजें उस चैप्टर की कवर की। आई होप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई एम विलिंग टू सी यू मोर। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं जल्द ही आपकी क्लास लेने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।